कराटे, किक बॉक्सिंग, ताई ची, चिकुंग, ये क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आता है? अभी बहुत सारे लोग इसको जानना चाहते हैं। कितने भी उतार चढ़ाव आते हो, बट मेरा संकल्प सेम है कि मुझे एक पॉजिटिव अच्छी लाइफ जीनी, और वो मुझे लगता है बुद्धा की टीचिंग के बगैर पॉसिबल नहीं। सो कराटे में भी बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स है, बट मैं पर्टिकुलर शोतोकान स्टाइल, उसको मॉडर्न कराटे भी बोलते हैं। शोतोकान मतलब शोतोकान मतलब हाँ, इंटरेस्टिंग वर्ड है शोतोकान। आपने कितने लोगों को मारा है? सीधा सवाल। कराटे मतलब एम्प्टी हैंड्स, खाली हाथ। फिर मैंने थोड़ा ताई ची भी सीखा है और चिकुम भी सीखता हूँ। चिकुम भी एक रिहैब काइंड ऑफ योगा टाइप ही टेक्निक है जो ताई ची में से ही आई है, कुंग फू ताई ची में से ही आई है। सो भारत से ही शुरुआत हुई थी मार्शल आर्ट्स, और बुद्धिज्म की भी भारत से शुरुआत हुई। भारत की यही तो खासियत है हाँ। कि भाई अच्छी चीज़ें यहाँ से ग्रो करती है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है और हम छोड़ देते हैं। हालांकि बचपन से मुझे पसंद था, जब ऐसे टीवी में हम कुछ भी देखते थे, ब्रूस ली और जैकी चैन की मूवी, तो मैं वो बहुत अट्रैक्ट था कि अरे मार्शल आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, और वहाँ से शुरुआत हुई। पढ़ाई चल रही थी, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। एकदम यंग लाइफ होती है ना कि रात 3 बजे तक जगने का, अपनी अलग दुनिया। हाँ, अपनी अलग दुनिया थी। तो वो दोस्तों के साथ बैठना, गुटखा खाते रहना। क्या होता है कि आप गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हो ना, तो आपके टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। बुद्धा टीचिंग सही कि आप जब दुख बोध होता है, हाँ, है ना, तब आपको लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आप अपने लाइफ को यू टर्न वहाँ से लेते हो, सही रास्ते पे ले आते हो। जो 4 फिंगर टेस्ट होती है ना, उसमें मेरी 2 ही उंगलियां जाती थी। मेरा एक दोस्त था, वो पानी पूरी छोटी मांगता था, वो नहीं जाता। तो ऑफकोर्स मैं पानी पूरी नहीं खा पाता। धीरे धीरे मुझे फिर दिखना भी कम हो गया है। जो निकोटीन की साइड इफ़ेक्ट सबसे बेसिक है, आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है। तो बोले तो ये बहुत डेंजर केस है, ये हमारे बस का बात नहीं। बोले आप इसको कैंसर, सिविल कैंसर में ले लो। फिर वहाँ मुझे शिफ्ट किया। मतलब मैं बेड पे दिखता भी नहीं था, मतलब 40 किलो वज़न, हड्डियों का ढांचा। मेरी हेल्थ सुधरने में, मेंटल फिजिकल, मेरी छोटी बहन का बहुत बड़ा रोल है। तो कौन सा ध्यान आप पर्टिकुलर मुझे आनापानसति ध्यान ज़्यादा पसंद है, आनापानसति, और उसके बाद मेत्ता भावना। आपने जो बात बोली वो सही है कि बुद्ध के काल के दौरान, मतलब अशोक तक, हम बोल सकते हैं उस टाइम कोई भी आउटसाइडर ने भारत पे हमला नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं हुई शायद से। क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थे। अशोका के बाद फिर धीरे धीरे गड़बड़ी शुरू हो गई। जैन क्या होता है? हाँ, जैन यानी एक ध्यान। जैन मतलब ये जापानीज वर्ड। लोग बोलते हैं कि बुद्ध का मार्ग है ना, अहिंसा का मार्ग है, बट उसकी व्याख्या बहुत गलत चल रही है, और लोग गलत तरीके से उसको व्याख्यान करते हैं, मतलब उसको समझते गलत तरीके से। और डाइवर्सिटी के बारे में जो घमंड करना है, मैं तो ऐसा हूँ जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा है, कचरा तो कचरा ही, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। तुम साथ में नहीं रह सकते हो, ये बात को छुपाने के लिए आप उस पर घमंड कर रहे हो। बेसिक में 4 चीज़ें मैंने बहुत ध्यान में रखी है। मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप, रेस्ट एंड रिकवरी। सभी लोगों को सही समान अधिकार मिलने चाहिए, राइट्स। ये सबसे बड़ा बदलाव मार्शल आर्ट सीखने का, और हमारा एसोसिएशन जो है बुशिंदो कराटे, उसका मूल मंत्र भी यही है कि कराटे के माध्यम से हम मैत्री फैलाएं। वेलकम टू नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर्ड बाय अकालिको नेचुरल। आज हमारे साथ है दीपक कुसाम्बी, जिनकी मास्टरी है कराटे और किक बॉक्सिंग में। सो वेलकम टू नुक्कड़ पॉडकास्ट दीपक भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। सो सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये कराटे, किक बॉक्सिंग, ताई ची, चिकुंग, ये सब क्या है? सबसे पहले कराटे के बारे में बात करूँगा कि मेरी स्पेशलाइजेशन या मेरी शुरुआत जो मार्शल आर्ट की जर्नी शुरू हुई, तो वो कराटे से शुरू हुई, और कराटे मुझे ज़्यादा पसंद है, तो कराटे में मैंने शुरुआत की। उसके बाद फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्शल आर्ट सीखते गया, और अभी भी सीख रहा हूँ। शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे 97 के आसपास मैं बहुत ही, मतलब मैं होगा 17 साल का, तब मैं फ़िज़िकल हेल्थ मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं आई थिंक मेरा वेट 47 kg होगा। उसके पहले का थोड़ा मैं बता देता हूँ कि किस तरह से इंस्पायर्ड हुआ मैं।
हालांकि बचपन से मुझे पसंद था, जब ऐसे टीवी में हम कुछ भी देखते थे ब्रूस ली और जैकी चैन की मूवी, तो मैं वो बहुत अट्रैक्ट था कि अरे मार्शल आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है। और वहाँ से शुरुआत हुई कि मुझे सीखना है। बट उस टाइम में आई थिंक मिड 90s में इतनी कुछ फैसिलिटीज़ अहमदाबाद में नहीं थी। ब्रूस ली की कौन सी फिल्म देखी थी? एंटर द ड्रैगन? हाँ, सबने मोस्ट ऑफ तब तो नाम नहीं पता होते, बस देखते थे। बट धीरे धीरे बड़े हुए फिर आइडिया हुआ कि पर वहाँ से शुरुआत हुई। मैं इंस्पायर्ड हुआ ब्रूस ली और जैकी चैन से। और फिर पढ़ाई चल रही थी, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और गलत दोस्तों के संगत में मैं आ गया और थोड़ी डाइवर्ट हो गई लाइफ मेरी। तो और मैं गुटखा वगैरह भी खाने लगा। अच्छा, टीनेज में 17 साल की उम्र, 16-17 साल की उम्र। तो फैमिली में भी मेरा कोई कम्युनिकेशन इतना था नहीं। मैं फैमिली में ज़्यादा रहता नहीं था। मैं मतलब अंडरस्टैंड वो एकदम यंग लाइफ होती है ना कि रात 3 बजे तक जगने का, अपनी अलग दुनिया। हाँ, अपनी अलग दुनिया थी। तो वो दोस्तों के साथ बैठना, गुटखा खाते रहना, और घर पे ज़्यादा खाता नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि आप गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हो ना तो आपके टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मुझे चटाकेदार तीखा ऐसा खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती थी घर का खाने से। 90s में आपको गुटखा का? हाँ, मतलब आई थिंक 96 में 96। ये जुबा केसरी वाले भी नहीं थे? नहीं, तब थी अलग थी, माणिकचंद नई आई थी। जो माणिकचंद के वो बादशाह में बोलते हैं कि हम खा के थूकते हैं। तो और वो सस्ता था, तो हम जल्दी जितना सस्ता हो तो आप जल्दी उसके चपेट में आ सकते हो। हाँ। तो मैंने वो खाना शुरू किया दोस्तों के साथ। तो उसके बाद खाते गया बहुत, मतलब दिन भर मेरा मुंह चालू रहता था। तो वो 2-1 साल कंटिन्यू ऐसे मैंने किया। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे मैं अंदर से ख़त्म होते गया, मेरी फिज़िकल फिटनेस ख़त्म होने लगी। क्योंकि अभी तो फिटनेस बनी भी नहीं थी। 17 की एज में तो आप पूरे से जवान भी नहीं हुए। हाँ, यस, अच्छे से। तो उसकी वजह से मैं हेल्थ मेरी बहुत ख़राब होने लगी। मतलब इम्यूनिटी बहुत धीरे धीरे डाउन होने लगी। मेरा मुंह पूरा खुलता नहीं था। जो उसके साइड इफ़ेक्ट, बेसिक साइड इफ़ेक्ट है, आप च्युइंग करते हो कोई भी गुटखा वगैरह, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट ये पहली होती है कि आपका मुंह मूवमेंट करना बहुत कम हो जाता है। आपकी जो 4 फिंगर टेस्ट होती है ना, उसमें मेरी 2 ही उंगलियां जाती थी। मेरा एक दोस्त था, वो पानी पूरी छोटी मांगता था कि वो नहीं जाता। तो ऑफकोर्स मैं पानी पूरी नहीं खा पाता। तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं। फिर उसकी वजह से मुझे टीबी भी हो गया सीवियर लेवल का, मतलब लास्ट लेवल का, टाइफाइड, मल्टीपल बीमारियां अंदर चल रही थी। बट क्या होता है कि आप छोटी उम्र में आपकी रोग प्रतिकार शक्ति इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो खींचा 2 साल तो खींचा। उसके बाद फिर मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया, मतलब बेड रेस्ट पूरा, मतलब बेड पे चला गया। और धीरे धीरे मुझे फिर दिखना भी कम हो गया। जो निकोटीन की साइड इफ़ेक्ट सबसे बेसिक है, आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है। तो मुझे दिखना धीरे धीरे कम हो गया और इम्यूनिटी धीरे धीरे पूरी डाउन गई। तो मैं चल भी नहीं, मैं बाथरूम भी नहीं जा पाता, मम्मी पकड़ के ले जाती थी। फिर एक बार मैं गंदा गिरा। तो अपने घर में खटिया होती है, जैसे खटिया यहाँ पे वैसे खटिया होती थी, तो उसका मुझे वो कोना लगा। उसके बाद फिर मैं बेहोश, फिर बहुत सीरियस सिचुएशन थी। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए और बापूनगर हॉस्पिटल अपने वहाँ जनरल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ले गए। तो वो बोले तो ये बहुत डेंजर केस है, ये हमारे बस का बात नहीं। बोले आप इसको कैंसर, सिविल कैंसर में ले लो। फिर वहाँ मुझे शिफ्ट किया और 15-17 दिन मैं एडमिट रहा। तो मतलब मैं बेड पे दिखता भी नहीं था। मतलब 40 किलो वज़न, हड्डियों का ढांचा, बाल निकल जाते थे मेरे। बाल तभी भी बड़े थे, तो बाल तो ऐसे ही तकिए में पूरे निकल जाते थे, ऐसे करके। तो दिखना नहीं था, बट लोगों को मैं जो भी आते थे उनको मैं आवाज़ से पहचानता। और मुझे याद है यूरिन, खाना सब यहाँ से नाक से डाला था ट्यूब, वहीं से हो रहा था सब। मतलब बहुत गंदी हालत थी यार। मैं कभी डिटेक्ट हुआ था आपको कैंसर? नहीं हुआ डिटेक्ट। बहुत सारी
वो जो भी उसके टेस्ट होते हुए तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं है कैंसर। लकीली ये हाँ। लकीली तो घर वालों को शांति हुई। मेरे सोसाइटी मेरे लेन में तो सन्नाटा था कि भाई अभी मैसेज आया कि गया अभी। बट आई होप कुछ थोड़े अच्छे कर्म उस टाइम हुए होंगे तो उस बच गया मैं। बट धीरे धीरे दिखना भी शुरू हुआ स्लाइडली, थोड़ा ऐसे ना धुंधला धुंधला, बट पैरालाइज एक साइड हो गया था मैं। तो सब ट्यूब वगैरह निकाली मुंह से और यूरिन से सब निकाला। उसके बाद फिर मुझे बाथरूम ले जाते थे मम्मी पापा ऐसे कंधे से हाथ रखे। तो उस टाइम बहुत शर्म आई मुझे यार कि यार घर का बड़ा बेटा, 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा, और ऐसी फैमिली वालों को ऐसे मैंने कंडीशन में लाया हूँ। सो बहुत अपने आप पे बहुत घिन आती थी यार कि क्या दीन दिखाए माँ बाप को, और ख़ास करके इंडिया में अपना बड़ा बेटा हाँ ऐसा हो तो बहुत ही गिल्ट फील होता था। तब से फिर मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, और उसके बाद घर लाए, चलना फिरना, हल्का सा पैर में तकलीफ़ थी बट धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगा क्योंकि बॉडी की मूवमेंट शुरू हुई। और उसके पहले मैं बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करता था, बट कुछ मैंने जो बताया कि ख़राब दोस्तों की संगत में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद फिर मेरे से छोटी सिस्टर है, उसकी वजह से मैंने उसका बहुत मेरी हेल्थ सुधरने में, मेंटल फिजिकल, मेरी छोटी बहन का बहुत बड़ा रोल है। क्या नाम है उनका? गीता। अच्छा। सो मेरे से जस्ट छोटी, तो वो भी उस टाइम बुद्धिज़्म फॉलो करती थी। हाँ। तो हमारे बुद्धा विहार में क्लासेस होती तो मुझे ले जाती थी हाँ कि भी इसको अभी अच्छे एनवायरनमेंट और अच्छी लोगों की ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। तो मुझे हर संडे, हर बुधवार को भी वर्ग होते थे बुद्ध टीचिंग के, तो वहाँ ले जाती थी। उसकी वजह से फिर धीरे धीरे बहुत मैंने ध्यान फिर से शुरू किया, और फिज़िकल एक्टिविटी भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू की मैंने, योगा शुरू किया। और आई थिंक 6-8 महीने में मैं थोड़ा काफ़ी अच्छा हो गया, बट दुबला पतला था। देन फिर जो मेरा कराटे टीचर है वो मेरा क्लोज फ्रेंड था। सो वो नागपुर से बिलोंग करता है, तो उसकी पोस्टिंग यहाँ देवगा में हुई, और वो इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर ग्रिड में। तो वो भी बुद्धिज़्म फॉलो करता, तो वो यहाँ आता था संडे के क्लास में। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती तो आता था वो। तब फर्स्ट डाउन ब्लैक बेल्ट था, और मुझे पसंद था तो दोस्त बना। फिर मैंने उसके साथ प्रैक्टिस शुरू की, और हमारी हॉस्टल भी होती थी, वहाँ 40 स्टूडेंट्स थे, पढ़ते थे। तो वो क्लास उसने शुरू किया वहाँ बैच, फिर उसके साथ साथ मैंने भी शुरू किया, और फिर वहाँ से मेरी कराटे की जर्नी शुरू। और फिर तो देखा नहीं मैंने पीछे मुड़ के। और होता है ना कि ये इतना लो पॉइंट देखा आपने, हाँ। कि जो नियर डेथ सिचुएशन, आप डेथ को एस्केप करके ही आए हैं, Yes. है ना? जैसे बुद्धा टीचिंग सेइज कि आप जब दुख बोध होता है हाँ, है ना, तब आपको लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आप अपने लाइफ को यू टर्न वहाँ से लेते हो, सही रास्ते पे ले आते हो। तो आपके साथ भी वैसा ही हुआ। यस, ऑफ कोर्स वो उसका बहुत बड़ा रोल है, और क्रेडिट तो सबसे पहले मेरी सिस्टर का जाएगा क्योंकि उसने वो माहौल में मुझे वापस ले गई राइट। जहाँ से मैं छूट गया था। और फिर मेडिटेशन और बुद्धा टीचिंग की प्रैक्टिस करते समय मुझे मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा मैं हाँ अट्रैक्ट हुआ कि जो बुद्धा की जो भी मेडिटेशन की जो पद्धति है वो सबसे ज़्यादा मुझे उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया। और मेडिटेशन मैं बहुत कर रहा हूँ, आप नहीं मानोगे मैं 2-2 घंटा ध्यान करता हूँ अच्छा। स्टिल। तो कौन सा ध्यान आप सो पर्टिकुलर मुझे आनापानसति ध्यान ज़्यादा पसंद है, आनापानसति, राइट। और उसके बाद मेत्ता भावना, और उसके बाद दूसरे बहुत सारे अशुभ भावना का भी ध्यान प्रैक्टिस करता था। फिर पंच धातु जो 6 एलिमेंट्स उसके ऊपर भी मेडिटेशन हो, बट मैं ज़्यादातर आनापान और मेत्ता भावना ये दोनों ज़्यादा मेरे डेली लाइफ में मेरी प्रैक्टिस होती है। तो तब से मैंने फिर कंसिस्टेंसी ध्यान की शुरुआत की, और अच्छे दोस्त मिले, और अच्छा माहौल, आध्यात्मिक माहौल मिला। तो उसकी वजह से मेंटल रिकवरी बहुत हुई, और उस साथ साथ में फ़िज़िकल मैंने ट्रेनिंग भी कराटे शुरू किया। तो 1 साल में आप नहीं मानो मेरा हेल्थ इतना अच्छा हो गया कि मुझे मेरे एरिया में कोई पहचानता नहीं। बाल लंबे किए, बाल सफ़ेद हो गए थे, बट फिर से धीरे धीरे जैसे रिकवरी हुई है बाल काले हो गए।
तो लोग मुझे पहचानते, मुझे आउटसाइडर मानते थे लोग, बोले गुजराती नहीं है कि कोई बाहर से दूसरे स्टेट से आया है। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल मेंटल हुआ और एक अलग पर्सनालिटी डेवलप। सो ऑफकोर्स बुद्धा की टीचिंग का फ़ायदा बहुत हुआ और अभी भी मैं स्टिल मेडिटेशन करता हूँ, बुद्धा की टीचिंग पढ़ता हूँ, बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ मैं, शिविर सेमिनार्स, मेडिटेशन के सेमिनार करता हूँ, कराटे की भी लर्निंग मेरी कंटिन्यू है। ग्रेटफुलनेस वाला जो भाव आपके अंदर है कि भाई बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, तो जो आपने मेडिटेशन किया उससे आपको बेनिफिट हुआ और इसीलिए आप इसको अभी भी करते हैं। तो दो क्वेश्चन है मुझे कि पहले तो ये जो आपका एडिक्शन था, आप गुटखा वगैरह खाते थे, तो वो आपको हो गया कि भाई ये इसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हुई है, तभी छूट गया, या फिर से आपको कोई ऐसी क्रेविंग हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं फिर वापस उनको कुछ क्रेविंग होती है, या फिर आप मेडिटेशन करते करते वो एक बार छूट गया तो फिर वो पूरा छूट ही गया। उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी बात ये है कि जब मैं हॉस्पिटल में था, उसके बाद जब घर आया, उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। बोलते हैं ना कि संकल्प, सम्यक संकल्प की जो बात आती है, तो उसके बाद मेरा दृढ़ संकल्प, आई थिंक मैंने ठान लिया था कि भाई अभी ऐसी लाइफ नहीं देखनी है मुझे और एक पॉजिटिव लाइफ जीनी है, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, मेंटल फिजिकल। वो कमिटमेंट की वजह से मैं कभी वापस नहीं गया और बहुत बड़ी कॉस्ट मैंने पे की थी और मुझे लगता है कि वो एज भी थी कि छोटी उम्र में आपके संकल्प बहुत दृढ़ होते हैं, तो शायद वो एज की वजह से मैं वो संकल्प पे अड़ा रहा और आज एक बहुत बड़ा लेवल तो नहीं मान सकते, बट मैं मेरे व्यक्तिगत लेवल पे मैं सेटिस्फाइड हूँ और अभी भी मैं अपने आप को ग्रोथ कर रहा हूँ। मेडिटेशन और बुद्धा की टीचिंग अभी भी पढ़ रहा हूँ और सीरियसली पढ़ रहा हूँ और कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, बट मेरा संकल्प सेम है कि मुझे एक पॉजिटिव अच्छी लाइफ जीनी है और वो मुझे लगता है बुद्धा की टीचिंग के बगैर पॉसिबल नहीं। सो ये तो आपकी लाइफ के बारे में हो गया। अभी आपकी लाइफ का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसके लिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कराटे, किक बॉक्सिंग, ताई ची, चिकुंग, ये क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आता है? अभी बहुत सारे लोग इसको जानना चाहते हैं, तो थोड़ा आप उस पर जानकारी देंगे क्या? तो सबसे पहले कराटे की बात करते हैं। कराटे मतलब एम्प्टी हेड्स, खाली हाथ। सो कराटे ओरिजिन हुआ ओकिनावा, जापान के नीचे एक आइलैंड है, सो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। सो ओकिनावा से कराटे की शुरुआत हुई और मैं जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस करता हूँ, दिस इज़ शोतोकान कराटे। सो कराटे में भी बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स है, बट मैं पर्टिकुलर शोतोकान स्टाइल, उसको मॉडर्न कराटे भी बोलते हैं। शोतोकान मतलब हाँ, इंटरेस्टिंग वर्ड है शोतोकान। सो शोतोकान मतलब बहुत ही उसका स्पिरिचुअल पर्पस है, उसका मीनिंग है। जैसे शोतोकान के जो मेन फाउंडर थे वो है गिचिन फुनाकोशी, जो जापान के थे और वो भी बहुत रिच फैमिली से थे। सो उन्होंने इसकी शुरुआत, ये स्टाइल पर्टिकुलर डेवलप की, इसको हम बोल सकते हैं कि आधुनिक कराटे उन्होंने बनाया। अच्छा। शोतोकान कराटे, तो उनके फाउंडर थे गिचिन फुनाकोशी। तो उन्होंने नाम, जैसे शोतो यानी पाइन ट्री होते हैं, तो उसके सूखे पत्ते की जो सरसराहट होती है उसको शोतो बोलते हैं, और कान मतलब स्टाइल, तो उसका मीनिंग इस टाइप का है। और जापानीज़ नाम। तो कराटे की शुरुआत मेरी यहाँ से हुई और कराटे आधुनिक जो मॉडर्न कराटे है जापान से शुरू हुआ, बट उसके रूट्स थे ओकिनावा। इसको हम बर्थ प्लेस ऑफ ओकिनावा, कराटे का बर्थ प्लेस ओकिनावा, बट मॉडर्न कराटे डेवलप हुआ जापान में और गिचिन फुनाकोशी ने शुरू किया। और उसके बाद फिर मैंने किक बॉक्सिंग शुरू किया। सो बेसिकली इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ये चीज़ में नहीं मानता हूँ कि आजकल ये बहुत डिबेट चल रही है, कि पर्टिकुलर मैं थोड़ा सब्जेक्ट के बाहर जा रहा हूँ, कि आजकल बहुत सारे परंपरागत मार्शल आर्ट्स है दुनिया भर में, बरो तो
तो जो उसमें एक्सपर्ट होता है वो बोलता है कि मेरा मार्शल आर्ट्स बेस्ट है। कोई कराटे वाला होगा तो बोले मेरा कराटे बेस्ट है, कोई कुंफू वाला है तो बोले मेरा कुंफू बेस्ट है। तो आजकल ये बहुत ही सुपीरियरिटी चीज़ बहुत चल रही है मार्केट में कि भी ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, कंपैरिजन बहुत है। बट मेरा मानना ऐसा है कि मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स यानी युद्ध कला। अब युद्ध कला सभी अच्छी है। सो फॉर एग्जांपल मैं कराटे में अच्छा नहीं हूँ तो कराटे अच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, अंडरस्टैंड। मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। अगर कोई कुंफू में अच्छा है तो कुंफू बेस्ट है वैसा नहीं है, कुंफू उसका वो बेस्ट है, अंडरस्टैंड। तो मार्शल आर्टिस्ट बेस्ट हो सकता है या कम अच्छा हो सकता है, बट मार्शल आर्ट्स तो बेस्ट ही है, सभी बेस्ट मार्शल आर्ट्स है। डेफिनेटली कोई बोले कि बॉक्सिंग बढ़िया है या आर्ट से, वो कंपैरिजन मुझे करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो व्यक्तिगत बात है कि भी जैसे हम तीनों हैं, अभी हम तीनों अलग अलग मार्शल आर्ट्स में निपुण है, बट अब जब हम 1-on-1 फाइट करें तो अब मैं अच्छा फाइटर होगा तो ऑफकोर्स ये कुंफू वाले हैं तो मैं मतलब मैं उनका कुंफू खराब नहीं है नहीं बोल सकता। अभी वो कुंफू में इतना अच्छा नहीं कि मैं फाइटर अच्छा हूँ उसमें। और मार्शल आर्ट्स का जो रूट्स है वो स्पिरिचुअलिटी से, बुद्धिज़्म से खास करके हम बोल सकते हैं कि मार्शल आर्ट्स की यूजुअली शुरुआत तो बुद्धिज़्म से ही हुई। उसको हम ऐसे सटीक नहीं बोल सकते, बट हम हिस्ट्री देखें तो शायद शुरुआत वहीं से हुई। मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, बट मार्शल आर्ट्स गया हमारे भारत से। सो भारत से ही शुरुआत हुई थी मार्शल आर्ट्स, और बुद्धिज़्म की भी भारत से शुरुआत हुई। भारत की यही तो खासियत है कि भाई अच्छी चीजें यहाँ से ग्रो करती है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है और हम छोड़ देते हैं। और उसका रीज़न है क्योंकि हम इन्फ्लुएंस बहुत है बाहर की चीज़ों से, वेस्टर्न कल्चर्स लेको या कोई भी बाहर से आई मतलब बेस्ट। नहीं बोलते कि भी गोरों ने कुछ चीज़ दी तो वो बेस्ट ही हो, बट वैसा नहीं है यार। क्योंकि एशियन कल्चर भी बहुत पुराना है और हमने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, बट हमें उसकी पता नहीं है, एक्चुअली हमें पता नहीं है नॉलेज। अब धीरे धीरे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं कि भी यार हम भारत में भी बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ इन्वेंट किया है। एनीवेज देन उसके बाद फिर मैंने किक बॉक्सिंग शुरू किया और मेरा मार्शल आर्ट सीखने का, मुझे हर मार्शल आर्ट सीखना है तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे कराटे तो मेरा बेस है ही, बट उसके साथ साथ मुझे बहुत अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट सीखने का भी शौक़ है, तो मैं सीखता हूँ। तो मैंने किक बॉक्सिंग शुरू किया। किक बॉक्सिंग आई थिंक मैं 15 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रोफेशनली मैं किक बॉक्सिंग ही सिखाता हूँ। कराटे अभी नहीं सिखाता, बट मैं प्रोफेशनली किक बॉक्सिंग सिखाता। और किक बॉक्सिंग बहुत ही रियल लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल भी है, अंडरस्टैंड। तो मैं प्रैक्टिकलिटी देखता हूँ कि कोई भी मार्शल आर्ट्स के मूव मुझे रियल लाइफ में काम में आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में अगर मुझे रक्षा करनी है मेरी या किसी दूसरे की रक्षा करनी है तो मुझे मार्शल आर्ट्स की इफ़ेक्टिव चीज़ें काम में आनी चाहिए, अंडरस्टैंड। अब जैसे मैं कराटे में इतने साल से एक्सपर्ट हूँ, मगर मैं मेरी रक्षा ना कर पाऊँ या किसी और की रक्षा ना कर पाऊँ तो मैं अच्छा नहीं हूँ बेसिकली। सो इसलिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अलग अलग मार्शल आर्ट सीखना। मेरे एक फ्रेंड है जो विंग चुन के एक्सपर्ट है, उनके साथ भी मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया और फ्यूचर में प्रैक्टिस करने वाला हूँ। हम लोग प्लान कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा ताई ची भी सीखा है और चिकुम भी सीखता हूँ। चिकुम भी एक रिहैब काइंड ऑफ योगा टाइप ही टेक्निक है जो ताई ची में से ही आई है, कुंफू ताई ची में से ही आई है, तो वो भी सीख रहा हूँ मैं और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। और भी बहुत सारे मार्शल आर्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। सो मेरा मेन बेस कराटे एंड किक बॉक्सिंग है और अभी भी बहुत सारे स्टाइल्स भी सीखने की शुरुआत कर रहा हूँ। सो ये मेरी मार्शल आर्ट्स की जर्नी है जो अभी भी कंटिन्यू है। ये जो पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स की बात होती है, युद्ध कला, तो एक आपके जीवन के बारे में जब भी सुनते हैं कि भाई दीपक सर, तो क्या आज तक उनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ? सही समझ रहे कि भाई वो यानी लोगों में कैसा होता है, जैसे पर्टिकुलर यहाँ की बात करें हम, जैसे आपने अभी बताया कि भाई हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम छोड़ देते हैं सारी चीज़ें अच्छी और बाहर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे जो बच्चे हैं जो अभी आज आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको युद्ध कला के तौर पे या सेल्फ डिफेंस के तौर पे नहीं ले जाके वो सीख रहे हैं कि भाई मेरा किसी से झगड़ा होगा या मारपीट होगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, ऐसे कर लूँ। तो ये जो पर्टिकुलर आपका एक्सपीरियंस है कि उसके ऊपर आप कुछ बताइए, बात करिए।
आपने कितने लोगों को मारा है? सीधा सवाल। ओके, सो जब से मैंने शुरुआत की, ऑफ कोर्स जब आप शुरुआत करते हो कोई भी युद्ध कला सीखने यानी मार्शल आर्ट सीखने की शुरुआत करते हो, तो मैंने शुरुआत के दिनों में मैं भी थोड़ा इस टाइप का था कि मैं जब मार्शल आर्ट शुरू किया तो मैं भी थोड़ा इस तरह की मानसिकता रखता था कि यार मैं किसी से बवाल होता मैं पिट डालूंगा। बट जैसे जैसे आप सीरियसली लेना शुरू करते हो, उसको प्रैक्टिस शुरू करना, आपके जीवन में डालना शुरू करते हो प्रैक्टिकल, तब वो चीज़ें हट जाती, फिर आप धीरे धीरे काम होने लगते हो। तो मार्शल आर्ट्स का मैंने बोला ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन ये है कि मार्शल आर्ट आपको काम कर देता है, आपको शांत कर देता है, आपको बहुत मानसिक लेवल पे आपको बहुत ही शांत बना देता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है। हाँ, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, आपको मन से आप स्थिर थोड़े होने लगते हो, क्योंकि मार्शल आर्ट भी काइंड ऑफ मेडिटेशन, एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। मैं लगभग 7th क्लास में था तब आपसे मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था। हाँ, तो बिफोर स्टार्टिंग मार्शल आर्ट हम लोग मेडिटेशन करते थे, आनापान Yes. मेडिटेशन, राइट? और मैं क्लास भी वहाँ लेता था, पता है क्लास। आपको? सो यस ट्रू, ये चीज़। और मैं तो पहले शुरुआत में सिखाता, फ्री में सिखाता, मैं स्लम्स में जाके सिखाता था हर जगह। सो वो जर्नी से मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। सो मार्शल आर्ट्स ऑफकोर्स सेल्फ डिफेंस के लिए है, बट सही पर्पस ज़रूरी है। आजकल क्या है कि बहुत ओवर इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ हम इजी जानने लगे, तो मार्शल आर्ट्स का देखने का नज़रिया भी दुनिया में चेंज हो गया है कि लोगों को ब्लड स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है। यू नो, आपने देखा होगा UFC फाइट्स देखते होंगे आप, तो इट्स मेरे दृष्टिकोण से, इसको मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड, बट मेरा मानना है कि दिस इज़ वायलेंट स्पोर्ट, नॉट मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट्स ब्लडी स्पोर्ट नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अपने आप को डेवलप करने के लिए होता है, वो एक इसका पार्ट है, सेल्फ डिफेंस। बट आजकल लोगों को ब्लड देखना पसंद है, अगर दो लोग लड़ रहे हैं ना तो तीसरे को देखने में मज़ा आती है। अभी एनिमल जैसी मूवी इतनी हिट हो गई, तो ये इसका प्रमाण भी है, इस तरह की चीज़ें। और कहीं ना कहीं हमारे मन में वो चीज़ है, इसलिए पसंद आ रही है, अंडरस्टैंड? हाँ। सो हमारा मन है जो जहाँ पे कोने में वो चीज़ है, भले हम वायलेंस नहीं करते, बट हमारे मन में वो भावना है। और ये जो मार्शल आर्ट्स को गलत तरीके से दिखाते हैं ना, तो उससे फिर इन्फ्लुएंस होती है यंग जनरेशन, जिसको हम टीनेजर्स बोलते हैं, जेनजी बोलते हैं। उनके पास हमारे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट वो उनको सही और गलत का भेद नहीं पता होता है। सो ये मार्शल आर्ट का जो उद्गम हुआ, विकास हुआ, वो आई थिंक बुद्धा के बाद का ही एरा है। हाँ, बहुत, राइट। यस। सो अशोका के समय में भी मार्शल आर्ट्स वगैरह हमारे पास बहुत सारी युद्ध कला मिला हुआ है, राइट, युद्ध कला में। फिर उसके बाद ये अपने बोधिधर्मन हुए ना, तो ये उस दौरान भारत पे किसी ने हमला भी नहीं किया। तो उस वक्त सेल्फ डिफेंस मतलब एक सामूहिक प्रैक्टिस करते थे लोग इस चीज़ को। तो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअल जो वो काल था ना, उसको हम गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं। एक्चुअल बुद्धा का जो समय था ना, वो गोल्डन पीरियड था। अभी बहुत कुछ लोगों को इससे तकलीफ भी होगी, बट बुद्धा का जो टाइम था वो सही में गोल्डन पीरियड था। Yes, true. उस टाइम में आप नहीं मानो कि थोड़ी बात करता हूँ हट से सब्जेक्ट, कि उस टाइम में मुझे पता है कि इतने आचरणशील आम लोग होते थे, गृहस्थ लोग, कि लोग अपना घर के दरवाजे भी नहीं बंद करते। मतलब इतना आचरणशील होते थे आम लोग। एक इंसान मन से चोर होता है और एक इंसान मन से अच्छा होता है। तो उस टाइम बुद्धा के काल में लोग ऐसे ही थे कि नॉर्मल लाइफ में भी है ना, कोई चिंता नहीं होती थी चोरी की या किसी की हिंसा करने की, वैसे कोई समाज में ही वो डर नहीं है कि हाँ, ऐसे कुछ सदाचारी समाज बोल सकते हो उसको। राइट। ओके, सो आपने जो बात बोली वो सही है कि बुद्ध के काल के दौरान, मतलब अशोक तक हम बोल सकते हैं उस टाइम कोई भी आउटसाइडर ने भारत पे हमला नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं हुई शायद हाँ, से। क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थे। अशोका के बाद फिर धीरे धीरे गड़बड़ी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद आए बोधिधर्मा। सो उनको आई थिंक बोधितारा भी पहले बोलते थे, और वो भी किंग के बेटे थे, बट वो भी बुद्धा की टीचिंग से प्रभावित थे और अपने आप को उन्होंने
घर से निकल गए और बुद्धा टीचिंग के लिए अलग अलग जगह, उनकी ट्रैवलिंग भी बहुत, आई थिंक 3 साल का उनका पीरियड है यहाँ से साउथ से लेके चाइना जाने का। उनका 3 साल का आई थिंक पीरियड है, उनको 3 साल लगे थे। तो उस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सिखाते सिखाते गए। सो उनका भी बहुत योगदान है। जो चाइना में आई थिंक बुद्धिज़्म गया, आई थिंक बौद्ध धर्म के कारण ही शायद गया। आई एम श्योर जो मास लेवल पे बढ़ा, हाँ, जो लोगों तक पहुंचा। और वहाँ का जो फेमस वो उनकी स्टोरी चलती है ना कि भाई शाओलिन टेम्पल में गए थे, उनको एंट्री नहीं मिला। हाँ, एंट्री नहीं मिली थी। और उन्होंने 9 इयर्स कोई गुफा में, वो गुफा आई थिंक अभी भी है, वो गुफा में उन्होंने प्रैक्टिस किया। और उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की और बहुत आई थिंक मुझे लगा उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बौद्ध धर्म के बाद फिर चाइना से भी बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, हयान आए, ह्वेनसेंग आए, राइट। यस। फिर उन्होंने यहाँ से लेके अपनी संस्कृति वहाँ पे बताई, हमारे जो लोग थे वो वहाँ ही बच गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारा फ्रेंडशिप रहा इंडिया और चाइना का। हाँ। सो उसके बाद फिर जापान, पूरा एशिया में ये चीज़ फैलने लगी। तो आई थिंक मेडिटेशन भी फैला और ये कराटे, मार्शल आर्ट सब कुछ फैला। और हाँ, बौद्ध धर्म जो थे वो ज़ेन एक्सपर्ट थे। ज़ेन। अच्छा, ज़ेन क्या होता है? हाँ, ज़ेन यानी एक ध्यान। ज़ेन मतलब ये जापानीज वर्ड है, बट जो ज़ेन ध्यान से ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और उन्होंने उसमें निपुणता हासिल की। वो ज़ेन मास्टर थे। अच्छा। हाँ। सो ज़ेन यानी ध्यान। सो हम जो बात करते गोल्डन पीरियड की, तो बुद्धा का समय गोल्डन पीरियड बहुत लंबा समय चला, मतलब अशोक के तक वो गोल्डन पीरियड चला। और लोग बोलते हैं कि बुद्ध का मार्ग है ना अहिंसा का मार्ग है, बट उसकी व्याख्या बहुत गलत चल रही है और लोग गलत तरीके से उसको व्याख्यान करते हैं, मतलब उसको समझते गलत तरीके से। बुद्ध का मार्ग ऑफकोर्स अहिंसा का मार्ग है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे कोई मारने आए तो मैं अपनी प्रतिक्रिया ना करूं। सो उसको अहिंसा नहीं बोलते। बुद्ध ने बहुत पर्टिकुलर बोला है, भिक्षु के लिए अलग मार्ग था और गृहस्थ के लिए अलग मार्ग था, और एक राजा रहेगा तो उसके लिए एक अलग मार्ग होता है। अंडरस्टैंड? तो सबकी अपनी अपनी एक ड्यूटी होती है, तो उनके अनुसार उनके उपदेश होते हैं। तो भिक्षु अहिंसा का पालन करता है, बरोबर, बट गृहस्थ के बारे में बुद्ध ने ऐसा नहीं बोला है। अगर एक गृहस्थ है, अगर उसकी फैमिली आपत्ति में है और कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो गृहस्थ अहिंसा का पालन करके कुछ नहीं करेगा, तो दिस इज बुलशिट। ये अज्ञानता है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है ना यार। तो इसको अहिंसा नहीं बोलते, ये अहिंसा नहीं है। हाँ, ये अहिंसा नहीं है। आप अपनी फैमिली पर तो हिंसा ही हाँ, दे रहे हो ना। हाँ, भगवान ने तो ये भी बोला है कि भाई अगर कोई हिंसा हो रही है और आप देख नहीं रहे हो तो सपोर्ट भी कर रहे हो। नहीं, वो तो हिंसा मतलब जैसे आजकल वो उपवास करते हैं, मेंटल हिंसा को भी अहिंसा बोलते हैं, जैसे गांधी जी वाली, तो वो भी हिंसा ही है मेरे हिसाब से। हाँ। सो मतलब एक का डेफिनेशन इस तरह से उसको महिमा मंडित किया जाता है कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा, क्योंकि वो सही जो सच बात है वो छुप जाए। राइट, ये सही है। तो ये है कि अशोक के काल में भी आप देखो बहुत सारे युद्ध हुए, बरोबर, ज़मीन को लेकर या कुछ भी लेकर, साम्राज्यों को लेकर, बट वो युद्ध करना तो पड़ेगा ही। अगर मेरे साम्राज्य में कोई आके हमला करेगा तो यार एक राजा का कर्तव्य क्या है कि उसका साम्राज्य और उसके लोगों को सुरक्षित रखना। अगर वो वहाँ पे बोले नहीं मुझे बुद्ध का पालन करना है, बुद्ध के उपदेश का पालन कर रहा है और कुछ नहीं हथियार उठाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूर्खता ही बोलेंगे ना। तो ये अहिंसा नहीं है। आपको ज़रूरत पड़े, आपके ऊपर आई है, तो आपकी रक्षा या आपकी फैमिली या आपकी स्वजनों या आपके पड़ोसियों की सुरक्षा का कर्तव्य है आपको उसको सुरक्षित रखना। तो उसके लिए आपको हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे, आपको प्रतिकार तो देना ही पड़ेगा फिजिकल। तो ये फ़र्क है अहिंसा और हिंसा में। हिंसा का मतलब मैं स्वभाव से अगर ऐसा हूँ तो उसके हिंसा बोलते हैं। अगर मैं अननेसेसरी किसी को हिंसा पहुँचा रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से हिंसावादी हूँ या मेरा नेचर ही हिंसा वाला है, जो होते हैं बहुत सारे। कोई भी जीव शांति से अपना कुछ कर रहा है, सीधा जाके उसको तो बस वो एक्चुअल हिंसा है। अगर मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में किसी को रोक रहा हूँ तो अहिंसा
वो हिंसा ही है। हाँ बराबर। तो ये बहुत गलत चीज़ है चल रही है। तो हमने मल्टीपल हिस्ट्री में देखा है, और उस दौरान देखो किसी ने भी हम पे बाहरी ताकतों ने हमला नहीं किया, बट उसके बाद बुद्ध का शासन ख़त्म हुआ या बुद्ध धीरे धीरे लुप्त होने लगा भारत में, उसके बाद फिर मल्टीपल कल्चर्स यहाँ पे डेवलप, और हम लोग जो सो कॉल्ड लोग अभी जो लोग घमंड करते हैं ना, हम अपने आप को सुपीरियर के भी देखो कितनी डाइवर्सिटी है भारत में। वो डाइवर्सिटी प्यार मोहब्बत से नहीं आई, वो नहीं है, उसके पीछे बहुत खून बहा है। हाँ डेफिनेटली। और देखो जैसे जैसे लोग बुद्ध को भूलते गए, हाँ। जैसे जैसे बुद्ध की टीचिंग, जैसे बुद्ध ने राजा को बोला कि ऐसे रहना है, राजा ने वो रहना छोड़ दिया, तब दूसरे लोग आ गए, घुस गए, हाँ। तो अपने आप को बचा नहीं पाया। Yes. और डाइवर्सिटी के बारे में जो घमंड करना है, मैं तो ऐसा हूँ जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा है, कचरा तो कचरा ही, कोई कचरा ही। डाइवर्सिटी नहीं है। तुम साथ में नहीं रह सकते हो, ये बात को छुपाने के लिए आप उस पर घमंड कर रहे हो, उस पर ईगो ला रहे हो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। Simple. अगर हम अच्छे से साथ में नहीं रह सकते, एक्सेप्ट करके उसको हमको बेटर बनाना चाहिए। दैट शुड बी आवर गोल। और हम लोग मतलब पता नहीं कुछ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार। हमारे कल्चर को लेकर अभी ऑफकोर्स हमारा इंडियन कल्चर अच्छा है, बट जो डाइवर्सिटी का है ना, वो कोई घमंड करने लायक चीज़ नहीं है। और डाइवर्सिटी है ना, थोपी गई है हम। सो बेसिकली अहिंसा और हिंसा में बहुत भेद है। और बुद्ध का जो भी प्रचार प्रसार गलत लोग कर रहे हैं, वो गलत तरीके से कर रहे हैं, अहिंसा का न वो सब। और बुद्धा ने ऐसा नहीं बोला एक्चुअली। बुद्धा ने बहुत ही प्रैक्टिकल उपदेश देते थे। वो मैन टू मैन सटीक उपाय कौशल से वो उपदेश देते थे कि भी इसकी ज़रूरत क्या है, इसको क्या चाहिए, इसकी क्वालिटी क्या है, इसको क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से उपदेश करते थे ना। तो उसको हम उपाय कौशल बोलते हैं। बुद्ध बहुत ही स्पष्ट होते थे। राइट। सो इस तरह की हिस्ट्री है। और ठीक है, उसके बाद सो मार्शल आर्ट ज़्यादातर जो उस वक्त में डेवलप हुए बुद्धा और उसके बाद बुद्धा के बाद के एरा में, और फिर जितने भी अभी बुद्धिस्ट कंट्रीज है उसमें प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया में इतना प्रैक्टिस नहीं किया जाता, उसका क्या रीज़न है? जो हमने अभी बात की ना कि डाइवर्सिटी, सो कहीं ना कहीं क्योंकि मल्टीपल कल्चर यहाँ पे बाहर से आए, और उसकी वजह से हमारी सबसे पहले तो जब बुद्ध की टीचिंग यहाँ से लुप्त होने लगी भारत से, वही मेन रीज़न है। क्योंकि उसके बाद फिर दूसरे कल्चर्स आए, दूसरी पद्धतियाँ आई, परंपराएं आई, और अभी जो हिस्ट्री है बहुत गड़बड़ी वाली हिस्ट्री है। अंडरस्टैंड? उसके ऊपर वाली सारी सटीक नहीं है। अशोका तक बहुत सही हिस्ट्री है, और उसके बाद है ना बहुत गड़बड़ी है। आप क्लेम नहीं कर सकते सही सटीक। तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत सारी बाहरी ताकतों का भी हाथ है, क्योंकि हम लोगों को हमारे इंडियन मार्शल आर्ट जो भी थी उसके ऊपर समय समय पे बैन भी लगते रहे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सीक्रेटली प्रैक्टिस करते थे, बराबर। बहुत सारे जो कल्चर के लोग हैं, जो योद्धा थे, वो लोग सीक्रेट में प्रैक्टिस करते थे। फिर अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारे हमारे जो इंडियन मार्शल आर्ट्स है उनके ऊपर बैन था। बाय द वे, किसी को आई थिंक पता है या नहीं पता, मुझे पता, वो अंग्रेज़ जितने साल थे उस तब तक बहुत सारे मार्शल आर्ट्स बैन थे भारत में। उसकी आप खुले में प्रैक्टिस नहीं करते, बट हमारे जो भी उस टाइम में जो थे प्रैक्टिसनर, वो छुपके प्रैक्टिस करते थे। तो ये रीज़न है शायद। बाहर से बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, वो भी रीज़न है कि यहाँ पे बुद्ध की बातें भी नहीं पता थी, और मार्शल आर्ट्स भी धीरे धीरे अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास कुछ सही इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम लोग डाइवर्ट बहुत हुए। हमारे इंडियंस लोग मल्टीपल कल्चर में डाइवर्ट हुए। अंडरस्टैंड? वो भी एक रीज़न है कि उसकी वजह से मार्शल आर्ट्स धीरे धीरे दूर होने लगा, बुद्धा की टीचिंग भी दूर होने लगी। अंडरस्टैंड? तो ये आई थिंक प्रमुख रीज़न है। गरीबी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, क्योंकि फिर आप 2 वक्त की रोटी जुटाने में इतना बिजी हो गए लोग, क्योंकि जो कंडीशन तब थी। और जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं कि भाई मॉडर्न टाइम्स में मार्शल आर्ट, तो अभी तो ये जो लड़कियों के साथ पूरे देश में हम जो रोज़ घटनाएं देख रहे हैं कि भाई एक रिपोर्ट कहता है कि भाई रोज़ 90+ रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। अनरिपोर्टेड कितने हैं वो तो हमको पता नहीं है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से ये मार्शल आर्ट का इतना समय आ गया कि भाई
सबको सीखना पड़ेगा, और पर्टिकुलर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसको तो आप सिखाइए ही सिखाइए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा मानना ऐसा है कि ऑफकोर्स मार्शल आर्ट सबको सीखना चाहिए, और मेरी तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भी बच्चों को पहले से ही वो चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए मार्शल आर्ट्स। फिर वो डिपेंड करता है उसको क्या पसंद है, पर कोई ना कोई सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखनी चाहिए मार्शल आर्ट्स। और जहाँ तक आज के माहौल के बात करते कि भी हम आए दिन सुनते ये रेप वगैरह हुए, बराबर, मुझे लगता है वो तो अभी हमारे पास मीडिया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमें पता चलता है। हालांकि पहले भी रेप्स तो होते पहले थे, बहुत ज़्यादा होते थे, पहले पता नहीं था हमको। पता नहीं था। पहले जिंदा जला देते थे, पहले रेप तो पहले छोड़ो यार, उल्टे मुझे सब लग रहा है कि था। पहले ज़्यादा होता था। और अभी तो क्या है कि ऑफकोर्स वो तो इंसान जब तक रहेगा तब तक तो कुकर्म होने वाले हैं। वी आर प्रोटेक्टेड बाय कल्चर के, जो हमारे वैल्यूज मोरल जो बुद्धा ने 2000 साल पहले सिखाया है वो हमारी नसों में आज तक कहीं ना कहीं है। फैमिलीज में सिखाया जाता है। बच्चा घर से निकलता है तो बोले किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, कुछ गलत सलत खा मत लेना, ये सब चीजें हमको सिखाई जाती है। हमारे घर में भी हमको सिखाई गई है। सच बताऊं आपको, जब मैं प्रोफेशनली सिखाता हूँ मार्शल आर्ट्स, तो अब तक की जर्नी में मैंने देखा है कि अच्छी फैमिली से भी मेरे वहाँ, मेरा किक बॉक्सिंग स्टूडियो था पहले, तो वहाँ पे बहुत लोग ही आते थे। तो उनको घर वाले मना करते थे, बोले हमें क्या ज़रूरत है ये मारना सीखना। मतलब अंडरस्टैंड, अभी तक स्पष्टता नहीं है कि भी मार्शल आर्ट्स यानी लड़ना नहीं सिखाता, वो एक वे ऑफ लाइफ है। आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, आपको शांत बनाता है, आपको ऑर्गेनाइज करता है आपकी लाइफ को। तो मार्शल आर्ट्स, मैंने बोला ना कि मार्शल आर्ट्स एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल। और मुझे लग रहा है कि मार्शल आर्ट्स हर जनरेशन को एक लाइफस्टाइल बनानी चाहिए। जैसे आजकल जिम का ट्रेंड है, जिम, और ऑफ कोर्स जिम भी करना चाहिए, उसके भी मल्टीपल बेनिफिट है। बट मार्शल आर्ट्स भी एक एक्टिविटी है जो बचपन से बच्चों को सिखानी चाहिए। जो हम वैल्यूज़ सिखाते हैं, तो वैल्यूज़ का भी एक पार्ट ये होना चाहिए कि आज मेरी फैमिली में अगर मेरा बेटा या बेटी है, उसका कम से कम उसका तो खुद का सेल्फ डिफेंस कर सके। राइट, ट्रू, अंडरस्टैंड। तो मार्शल आर्ट्स सिखाने के पहले मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है क्लियरिटी की। हमारे समाज में, हमारे संबंधियों में, हमारे कल्चर में इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्यों सीखना चाहिए, और उसके पहले माइंडसेट सिखाना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में या तो हमारे फैमिलीज़ में, हमारे समाज में स्त्रियों को ज़्यादा टीचिंग होती है कि तुझे ये करना, ये नहीं करना, ये संभालना, वो संभालना। लड़कों को हम कुछ नहीं सिखाते। इतना डिसिप्लिन, इतना तो रिस्ट्रिक्शन। आपको क्या लगता है कि किसको ज़रूरत है सिखाने की? हाँ, लड़कों को सिखाने की जरूरत है। डिसिप्लिन जो सिखाना है वो लड़कों को ज़्यादा, क्योंकि हमको लड़कों को एज ए वो होता है ना, मेल ईगो, तो बचपन से ही हम वो उसका ईगो को डेवलप करते हैं, और लड़कियों को बचपन से ही ऐसे सिखाते कि तुझे ऐसे रहना ना ऐसे रहना। सो ये कंपैरिजन्स हम बचपन से हमारी पेरेंटिंग से ही सिखाते हैं, और फिर हम समाज को बोलेंगे, देश को गाली देंगे, वही तुम्हारे घर से ही वो पनपा है। वो बोलते हैं ना कि आजकल डिप्रेशन और ये एंजाइटी के इश्यूज़ है, ऑफकोर्स है, क्योंकि हम जितने आधुनिक जीवन जी रहे, हमारे पास संसाधन आसानी से मिलते हैं, हर चीज़ें हमें, हमारी लिविंग लाइफ बहुत इजी हो गई ना, तो उसकी वजह से मानसिक तकलीफ़ें बहुत शुरू हो रही है। वो एक्चुअल वो हमारे बर्थ से ही आती है, हमारे पेरेंटिंग से ही आती है, अपब्रिंगिंग से ही आती है। राइट। आज मुझे कोई तकलीफ़ है तो मुझे एक दिन में नहीं हुई, उसके रूट्स बहुत सालों पहले के हैं। तो बेसिकली हमें पहले स्पष्टता लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए कि मार्शल आर्ट्स क्यों सीखना है। और मुझे लगा है घर से ही हम अगर पेरेंटिंग में ही लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को अगर अच्छे से हम वैल्यूज़ और वो सिखाएंगे, अंडरस्टैंड कि भी हमारे इक्वल ही है लड़की, हमारी बहन है या हमारी माँ है या जो भी लेडीज़ घर में है, वो मेल के इक्वली है। अगर वो हम सिखाएंगे कि भी समान है, तो शायद बहुत सारी दिक्कतें जो हो रही वो शायद वहीं से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे। जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मेरी बात करता हूँ कि मेरी पेरेंटिंग अच्छी हुई है तो मेरे पापा बहुत ओपन माइंडेड। मैं
आज 46 ईयर का हुआ हूँ, तो उस ज़माने हम छोटे थे, 90s अर्ली 90s की बात करो, तो मेरे डैड ने हम 4 भाई बहनों में कोई भेद नहीं रखा। हमें जितनी स्वतंत्रता थी उतनी ही हमारी बहनों को स्वतंत्रता थी, भी मेरे लिए चारों समान। तो मुझे लगा ये चीज़ होनी चाहिए। तो आज मैं मेरी बहन को भी इक्वल मानता हूँ, मेरी वाइफ को भी इतना ही इक्वल मानता हूँ, और दूसरी पर स्त्रियों को भी इतना ही समान रूप से देखता हूँ। और ये मेंटालिटी ज़रूरी है समाज में लाना, तो फिर समाज सुधरेगा और फिर देश सुधरेगा। हम लोग देश सुधारने की बात करते हैं, देश नहीं सुधरता है वैसे तो। इंडिविजुअल सुधरना पड़ेगा, इंडिविजुअल चेंज आएगा तो फैमिली में चेंज आएगा, फैमिली में चेंज आएगा तो समाज में चेंज आएगा, और फिर वो यूनिवर्सल लेवल पे आएगा। तो जो बुद्धा की टीचिंग की बात कर रहे हो वही तो है ना। हम जो सदाचार की बात करते हैं, पंचशील की बात करते हैं, वही थी। अगर पंचशील ही हम बच्चों को सिखाए तो मुझे लगा बहुत चेंज आएगा। कि हम बचपन से पेरेंटिंग में हम इसको सिखाए कि भाई प्राणी हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, बट प्यार करना अच्छी बात है, फ्रेंडशिप डेवलप करना है। हमारे वहाँ मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो इतिहास है वो राजाओं के द्वारा लिखाया गया है और उनके जो चमचों ने लिखा है। तो क्या होता है कि उसमें हिंसा को बहुत महिमा ग्लोरीफाई किया गया, और जो सहिष्णुता है, सहन शक्ति है, जो महिलाओं में ज़्यादा होता है, तो उसको एक कोने में रखा गया है। तो जो डिसिप्लिन है उसको डिसिप्लिन बोलते हैं एक्चुअली। तो वो डिसिप्लिन मेल्स में कमी होता है, क्योंकि मेल की जो हायर चीज़ है देखने की वो चीज़ है जो इस तरह के सो कोल्ड बुक्स हैं जो हिंसा सिखाते हैं। सो उनको ये फ़र्क समझ में आएगा जब ये इस तरह के डिसिप्लिन सिस्टम में आएंगे, कुंग-फू सीखेंगे, कराटे सीखेंगे, इस तरह की टेक्निक सीखेंगे। तो पर्टिकुलर मार्शल आर्ट है, हाँ, तो वो कितनी एज से हम शुरू कर सकते हैं? अगर कोई दोस्त है जैसे उनके बच्चे हैं तो बोले यार कौन सी एज सही है उनको स्टार्ट करने के लिए? 4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद ही मुझे लग रहा है कि मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर रहे हैं। आजकल तो लोग यार बच्चा चलना शुरू हुआ कि दुनिया भर की चीज़ें सिखाने में डाल देते यार, वो एक्चुअल टॉर्चर कर रहे हैं। उनकी जो बचपन है ना, वो उसकी ग्रोथ को हम ब्लॉक कर रहे हैं। क्योंकि जो 5 साल का पीरियड होता है ना बच्चे का, उसका सेल्फ लर्निंग का होता है। क्योंकि हम अनुभव करके जो सीखते हैं ना बच्चे, तो उसको हम कहीं ना कहीं एकेडमिक या तो पर्टिकुलर चीज़ सिखाने में है ना, उसकी जो बचपन है ना उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। पर 4-5 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए, फिर कोई भी डांस सीखे या मार्शल आर्ट। पर मैं प्रीफर करता हूँ 5 साल ठीक है, वो सही। उसमें क्या उसकी एक मेंटल थोड़ी स्पष्टता आ जाती है 5 साल की उम्र में बच्चों के, बच्चों अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसको समझ आ जाती है, थोड़ी बेसिक समझ आ जाती है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए बच्चा तब से सिखाना शुरू करना है, मतलब 5 साल दिस इज गुड। सो सर मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, आपकी फिटनेस वैसे की वैसी है, तो आपका फेवरेट फूड क्या है? आप क्या खाते हैं तो हम भी खा के आपकी जैसी फिटनेस शुरू कर रहे हैं। सो इसका सीधा जवाब मैं दूँ अगर तो लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, आप किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हो। सो मैं फिट हूँ, वो कोई स्पेसिफिक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। फिटनेस मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, इसलिए मैं बाय प्रोडक्ट फिट हूँ। ये बेसिक है कि कुछ भी अगर आपको करना है लाइफ में तो फिट तो होना ही पड़ेगा। हाँ, होना ही पड़ेगा। तो मैं फिट हूँ बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज उसका कोई हम बोलते हैं ना, उसका कोई मूल मंत्र नहीं तो है, लाइफस्टाइल बता या दीजिए, कोई एक क्या है? शब्द में मैं बोलूँ कि ये चीज़ की इसलिए मैं फिट हूँ, वैसे नहीं। फिट इसलिए हो कि मेरी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी है, इसलिए मैं फिट हूँ। ये सिंपल उसका हम व्याख्या कर सकते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल का डेफिनेशन क्या है? हाँ, ओके, यस, हाँ। इसमें मैं थोड़ा डिटेल में Yes. बोल सकता हूँ। तो हम रहस्य थोड़ा आपसे निकाल पाएंगे। सो मैं बेसिक कुछ 4-5 पॉइंट बताता हूँ। तो वो चीज़ अगर आप लाइफ टाइम बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितना आप जीतो तब तक वो चीज़ फॉलो करो तो आप फिट रहोगे। ओके, बट ऑफ कोर्स हमने शरीर धारण किया है तो बीमारी आएगी, बट फिट रहना हमारे हाथ में है, बरोबर। सो बेसिक में 4 चीज़ें मैंने बहुत ध्यान में रखी है। मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप, रेस्ट एंड रिकवरी।
सो मोशन का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी बैठने के लिए नहीं बनी, कंटिन्यू मोशन में रहना है, उसको एक्टिव रखना है। तो एक्टिव रहने के आजकल देखा गया कि बहुत ही सेडेंट्री लाइफ, मैंने बोला ना कि हमें चीज़ें आसानी से मिल रही, हमारी लिविंग बहुत इजी हो गई, तो हम स्थूल हो गए ज़्यादातर। आजकल जनरेशन देखो, छोटी उम्र पे जो 50-60 के बाद होती है वो तकलीफ अभी टीनेज में शुरू हो गई। हार्ट डिसीज़ है, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, मेंटल इलनेस है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन। सो इसका रीज़न लाइफस्टाइल है कि जितना आप अपने आप को बैठा के रखोगे उतनी बॉडी में तकलीफ़ें शुरू होगी, क्योंकि बॉडी बैठने के लिए नहीं बनी है। अंडरस्टैंड? जो भी दुनिया में जो भी है स्पीसीज़ है, ह्यूमन है या जानवर, वो बैठने के लिए नहीं बने ना। अंडरस्टैंड? पर इंसान के पास सहूलियत ज़्यादा आ गई, इसलिए इंसान ने एक्टिव रहना ही छोड़ दिया, इसलिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। सो मोशन यानी बॉडी को आप काम दो। अंडरस्टैंड? फिर आप उसमें मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करो, जिमिंग करो, यानी अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाओ। दिन में एक घंटा एटलीस्ट देना है 24 घंटे में से। आज के ज़माने में मुझे लग रहा है 1 घंटा तो एटलीस्ट शुरुआत करनी चाहिए। फिर आपको जो पसंद हो एक्टिविटी को बट मोशन में रखो, अपनी बॉडी को मोशन में रखो। अंडरस्टैंड? दूसरा आता है न्यूट्रिशन। खान पान अच्छा होगा तो आपकी लाइफ, आपका मन भी अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंड? आपका पेट भी अच्छा रहेगा। बेसिकली हमारी सिस्टम जो ओवरऑल है फ्यूल की वजह से, हमने जो शरीर हमें मिला है उसका जो एनर्जी सोर्स है वो फूड है। और फूड में अगर आप सही आहार लेंगे तो हम ये जो शरीरधारी मशीन है उसको लंबा समय तक हम फिट रख सकते हैं, क्योंकि वो मेन फ्यूल है। सो उसमें थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ कि मैं 3 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसको मैं बैलेंस तरीके से लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं भाई प्रोटीन को कैसे लेना है, तो प्रोटीन को जैसे मैं 65 kg का हूँ, तो मैं कम से कम एक आम इंसान को अपने वेट के हिसाब से पर kg 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे तुम 70 एज की जो kg के हो तो तुम्हें 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन में, ये ज़रूरी है। हाँ, 1 ग्राम प्रोटीन पर वेट वो हमें लेना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मसल मेंटेन करने के लिए प्रोटीन मसल प्रोटीन ही है। अगर प्रोटीन लोगे तो ही मसल बनेगा ना। अंडरस्टैंड? भले आप एक्सरसाइज करते हो और नहीं करते हो। अंडरस्टैंड? राइट। तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन पर वेट लेना ही। देन कार्ब्स उस हिसाब से बैलेंस लेना है, उसमें मैं पर्टिकुलर नहीं जाऊंगा, बट उसके हिसाब से फिर कार्ब्स भी लेना है, और उसके हिसाब से फैट की भी बॉडी में ज़रूरत है। तो ये बैलेंस डाइट, अगर तीनों जो मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं अगर बैलेंस लोगे तो पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। उसके बाद फिर माइक्रो न्यूट्रिशन आता है जिसमें कैल्शियम ने, ये D3 ने, मैग्नीशियम ने, वो सब चीज़ें आती है। बट वो भी फिर धीरे धीरे, वो तो हमने हर 6 महीने में हमारे ब्लड रिपोर्ट करवानी चाहिए, जिससे हमें क्या डेफिशिएंसी वो पता चल जाएगी। तो उस हिसाब से हम फिर न्यूट्रिशन ले सकते हैं, या फिर एडिशनल हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। सो आजकल ये भी बहुत है कि नहीं बोलते कि सप्लीमेंट अच्छे नहीं होते, ख़राब है। सो सप्लीमेंट ख़राब नहीं है, क्योंकि आजकल देखा गया कि बहुत सारे फेक सप्लीमेंट मिलते हैं, तो वो कंपनी ख़राब है। सप्लीमेंट ख़राब नहीं है, वो कंपनी ख़राब है। सो प्रोटीन तो ज़रूरत है, वो आप देख लो जो अच्छी कंपनी के वो प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आप खाने में से एडिक्वेट प्रोटीन ले सकते हो तो खाने से लो करो। अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हो। तो आप कैल्शियम, जैसे हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई कैल्शियम का, तो आप कैल्शियम लो। इस तरह से एडिशनल सप्लीमेंट ले सकते हो अगर आपको कोई डेफिशिएंसी और खाने में पूरा नहीं मिल रहा है। तो उसी हिसाब से आप फिर बॉडी को हाइड्रेट रखो, क्योंकि हमारा 60-70% पानी है बॉडी में, तो उसको भी हाइड्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको मेंटल और हार्ट के फंक्शन को भी वो इनबैलेंस कर सकता है। अंडरस्टैंड? हाइड्रेशन में भी सिर्फ पानी ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चाहिए। अंडरस्टैंड? तो वो उसका भी ध्यान रखना है। और स्लिप, नींद सबसे बड़ा फैक्टर है आज के आधुनिक जीवन में। आजकल लोग बहुत कम सोते हैं, नींद की सफिशिएंट मात्रा में सोते नहीं।
और जो नहीं सोना है ना कि भाई मैं तो कम सोता हूँ, उसको ग्लोरीफाई करता है कि मैं 4 घंटे में चल जाता। मैंने भी ये गलती की थी। पर जैसे जैसे पढ़ता गया, समझता गया, तो नींद बहुत ज़रूरी। क्योंकि आप देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गाड़ी है तो उसमें कोई ख़राबी है तो गाड़ी चालू होगी तब रिपेयर होगी, उसको रोक के रिपेयर करना, बंद करके ही करना पड़ेगा ना रिपेयरिंग। वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, सो हमारे बॉडी में जो भी डैमेज हुए, मेंटल और फिज़िकल दोनों, मेंटली भी बहुत डैमेज होता है। सो मेंटल फिज़िकल जो भी डैमेज होते हैं ना, वो रेस्ट से ही रिकवर होते हैं। अगर आप सफिशिएंट 7 से 8 घंटे नहीं सोते तो रिकवरी नहीं होगी। पीरियड वो टाइम जो विंडो मिलना चाहिए रिकवरी का, मिले। हाँ, सो ऑन एवरेज 7 to 8 आवर्स। अगर कोई एथलीट है तो एथलीट की नीड बढ़ जाएगी नींद, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, वो ज़्यादा बॉडी को डैमेज कर रहा है, मेंटल भी डैमेज कर रहा है, तो उसकी नीड बढ़ जाएगी। सो एथलीट लोग 10-12 घंटे 13 घंटे सोते हैं, बट एक ऑन एवरेज इंसान को, एक सामान्य इंसान को 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी, क्योंकि रिकवरी उसके बगैर होगी ही नहीं। अगर आप यंग हो तो कुछ साल तक खींच लोगे, पर धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी रिकवरी हो नहीं रही हो, फिर धीरे धीरे क्रॉनिक होते हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें अगर बैलेंस रहेगी, मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और रेस्ट, स्लीप, तो मेरी पिछले 25 साल से ये चारों बैलेंस है, इसलिए मैं फिट हूँ। बाय प्रोडक्ट इसलिए फिट हूँ। मैंने कोई विशेष कोई तीर नहीं मारा है। हाँ, बढ़िया। That's it। तो दीपक जी, अभी हम हमारे पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पूरी दुनिया की सारी रिसोर्सेस, पावर, सारी सत्ता मिल जाती है, तो ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जिसमें आप चेंज लाना चाहेंगे या फिर कुछ नया आप इस दुनिया में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि आजकल जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो बहुत ही अतिरिक्त इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत मिसगाइड भी लोग हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को सही चीज़ें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और सही चीज़ें, सही इंसान बनेंगे सही तरीके से। जैसे हमने बात की ना बुद्धा की टीचिंग, तो मुझे लग रहा है कि जो बुद्धा की जो टीचिंग है उसको मैं थोड़ा इम्प्लीमेंट करूँगा, कि मेरे अगर हाथ में सत्ता आती है तो अगर सही इंसान बनने के लिए ये चीज़ अनिवार्य है तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें हैं बट वो हो नहीं रही सही तरह, उसको थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। लॉ एनफोर्समेंट जो बोलते हैं, हाँ, उसको सही से लागू करना है। सही, सभी लोगों को सही समान अधिकार मिलने चाहिए, राइट्स। ये सबसे बड़ा बदलाव कि आजकल हमारे इंडिया में ज़्यादा चल रहा है कि कास्ट और उसको लेकर बहुत बवालें होती है, डिबेटें होती है, बट कोई ऐसी बात नहीं करता कि भी कोई भी ह्यूमन है, सबको समान अधिकार। बुद्ध ने भी वही बोला है ना कि भाई समानता की बुद्ध ने बात बोली है, सबसे पहले समानता की बात बुद्ध ने ही बोली है ना, कि भी दुनिया में जो भी आया है उसको समान अधिकार है, उतना ही प्राणियों और पक्षियों, जीव जंतु को अधिकार है। कुदरत ने भेद नहीं किया तो हम कौन भेद करने वाले। तो मुझे लग रहा है कि सबके लिए सही राइट्स, सबको सब अधिकार मिलने चाहिए, और सबको जो जिसको भी जो चीज़ें नीड है वो उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। तो ये अगर मेरे पे पावर आए तो मैं हर इंसान को समान अधिकार दूँ, जिसको जो नीड है वो दूँ। और वही कि भाई तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हर कड़ियाँ जुड़ती है, जो हम सब जुड़े हुए, फ्रेंडशिप। सो मैं मार्शल आर्ट्स के साथ साथ ये भी सीखा हूँ कि मार्शल आर्ट्स के थ्रू मैंने फ्रेंड्स भी बहुत बनाए, और मेरा मार्शल आर्ट सीखने का और हमारा एसोसिएशन जो है बुशिंदो कराटे, उसका मूल मंत्र भी यही है कि कराटे के माध्यम से हम मैत्री फैलाएं। राइट। तो शायद हम एक दूसरे के साथ मैत्री का व्यवहार और मैत्री स्थापित करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है फ्रेंडशिप डेवलप करनी चाहिए, तो वहाँ पे भेद खुल जाते हैं, वहाँ फिर ऊंच नीच का भेद नहीं रहता है। अगर सही मैत्री, जैसे हम तीनों, आपने मुझे बुलाया तो आपके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए मैत्री है, और मेरे दिल में भी इसके साथ तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ, बचपन से मैंने उसको कराटे से वगैरह सिखाया, कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जो मैंने सीखी, तो वो मैत्री का ही भाव है, इसलिए तो हम आज बैठे हैं। सो शायद ये तीसरी चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूँगा कि यार
मैत्री डेवलप करो यार। क्या बात है, बहुत बढ़िया साधु। ये आपकी जो बात है कि फ्रेंडशिप से पूरी दुनिया को एक समान कर देना, और उसी के लिए हम बैठे हैं, वो हम कर रहे हैं डायलॉग। तो हमारा डायलॉग हम तीनों के बीच नहीं हो रहा है, लेकिन जितने भी लोग ये सुनेंगे देखेंगे। उनके बीच भी होगा, उनके अंदर भी होगा। सो थैंक यू सो मच दीपक जी, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत सारी बातें की, हमें हिस्ट्री में ले गए। 2500 साल पुराना, 2600 साल पुराना बुद्धा काल हमको याद आ गया, और उसके बाद हम आ गए प्रेजेंट में, जापान गए, ओकिनावा गए, और सीधा वापस हम गिफ्ट सिटी पे आ गए। तो थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर जॉइनिंग अस। आपका भी खूब खूब धन्यवाद, मुझे बुलाया, मुझे सुना, और मैंने फर्स्ट टाइम किसी के साथ ऐसे काइंड ऑफ इंटरव्यू दिया है। सो मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू। सो देखते रहिए एंड डिसिप्लिन बनाते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और डिसिप्लिन आपसे से लड़ते रहिए। आप बाजू वाले से नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।